साथ और एक लड़की हाई जंप करती थी, वो मुझे लेके वार्म अप करवाई थोड़ा पहले। तो मुझे लगा कि वो मुझे जानबूझ के थका रही है, क्यों मुझे वार्म अप करवा रही है, इतना सब करवा रही है कुछ करने से पहले, हाँ, तो मैं थक थक जाऊंगी। जाओगे, हाँ। तो जब मैं नेशनल में फोर्थ आई थी, तो मुझे लगा अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मेरा प्लेस आता, थर्ड आती या सेकंड आती। तो वो बचपन का दिमाग था, और वो पता नहीं था कि ऐसा क्या होता है, कैसे हम्म। होता है, कुछ नॉलेज नहीं था। बस करते थे और मौका मिल रहा था तो कर रहे थे, वैसा सिचुएशन था। पर धीरे-धीरे जब मैंने जब नेशनल देखा, तो फिर मुझे समझ में आया चीज़ें। हम्म। हॉस्टल में जब जॉइन किया तब ज़्यादा और पता चला एथलेटिक्स के बारे में। हम्म। और मैं जैसे हाई जंप से मैंने स्प्रिंट इवेंट में स्विच किया, हम्म। और मेरे कोचेस ने जो थे स्प्रिंट इवेंट करने के लिए सजेस्ट किए। तभी भी ऐसा लगता था कि मुझे क्यों मेरा इवेंट चेंज करवा चेंज रहे करा हैं, दो। जब मेरा उसमें अच्छा हो रहा है तो हम्म। इसमें क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो सब उनको मालूम था कि क्या करने मेरे लिए बेटर रहेगा, वो लोग उसके ऊपर पढ़ाई किए हैं, उनको मालूम है क्या चीज़ होता है। आपने भी कोचिस पे अब ट्रस्ट जो किया कि जो होगा सही होगा, बस मुझे करने पे ध्यान देना है। नहीं, इतना मैं आसानी से ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मैं बोली थी कि मुझे हर्डल्स में भी डाले थे कोच हाँ। ने। मेरे कोच नीलमाधव देव सर थे जो भुवनेश्वर से है, हम्म। तो उन्होंने मुझे हर्डलिंग में भी डाले थे। तो मुझे लगता था कि अच्छा, हाई जंप जैसा ही कुछ इवेंट है हम्म। हर्डलिंग, क्योंकि उसमें भी जंप करके जंप से, जाते हैं, हाँ। बट वैसा एक्चुअली एक्चुअली वैसा नहीं है। बट मुझे समझाने के लिए शायद वो चूज किए होंगे, ताकि मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं, और मुझे थोड़ा कन्विंस हो जाऊं कि मैं हाई जंप से स्प्रिंट में आने के लिए। हम्म। तो ऐसा शायद था ऐसा, तो फिर मैं हडलिंग से धीरे धीरे स्प्रिंटिंग में आई। ठीक है। अ, जब हम स्टेट खेलते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबको आपको बताइए कि बेसिक है हमारे इंडियन एथलीट के साथ। तो एक स्टेट लेवल के एथलीट और एक नेशनल लेवल के एथलीट बनने में कितना खर्च मान सकते हैं हम एथलेटिक में, क्योंकि एथलेटिक में इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप एक अमाउंट की ट्रेनिंग में और इक्विपमेंट्स में। देखिए, अगर हम ऐसा देखेंगे तो एथलेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा खर्चा है, अगर आप एक्चुअली प्रोफेशनली उसको करना चाहेंगे। हम्म। जब हम जूनियर रहते थे तो हम लोग तो तभी ट्रेन में जाते थे, और हम्म। कभी कभार ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं रहता था, तो हम्म। हम लोग मतलब सीट नहीं रहता था तो ट्रेन के जो बाथरूम के सामने होता था उसी वहीं। उधर भी बैठ के बहुत बार गए हैं, एक सीट में दो लोग भी गए हैं। हम्म। तो वो सब सिचुएशन फेस करना पड़ा है, और वो इसीलिए कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारे एथलीट्स का अच्छा नहीं अच्छा। तो तभी भी लोग फ्लाइट में जा सकते थे। हम्म। तो एक्चुअली प्रोफेशनली, और रहना भी हम लोगों को स्कूल में देते थे रहने के लिए, जहाँ पे बाथरूम अच्छा नहीं होता हम्म। था, रहना सोना अच्छा नहीं होता था, खाना अच्छा नहीं होता था, पीना अच्छा नहीं होता था। वो कंडीशन में हम लोग को कंपटीशन करना पड़ता था। हम्म। अगर हम सच्ची में देखेंगे वो सब चीज़ों को, अगर हम लोग प्रॉपरली पैसा खर्चा करके वो सब चीज़ को कर सकते हैं, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। और हमारा एक एक अभी के जमा अभी अभी के टाइम में तो स्पाइक्स का प्राइस भी 15-20 हज़ार से ज़्यादा रहता है। अच्छा स्पाइक्स अगर आप हम्म। एक अच्छी वाली नाइकी का जो टॉप मॉडल है वो जी। खरीदेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का क्लोथ्स भी खरीदते हैं तो भी वो कम से कम पूरा सेट 30 to 40 थाउजेंड का आएगा। तो ऐसा एक्सपेंसिव है। बट बेसिक जो चाहिए, जैसे आप बोले कि स्पाइक्स अच्छा होए तो चलेगा, उसी से हम लोग का परफॉर्मेंस आ सकता है। एक स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं रहेगा, नंगे पैर जाके कोई भाग सकता है नेशनल लेवल में, हम्म। वैसा नहीं है। हम्म। मिनिमम फैसिलिटीज और मिनिमम बेसिक चीज होना बहुत ही जरूरी है, और आजकल तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है हम्म। कॉम्पिटिशन। एक एथलीट के इक्विपमेंट्स पे मान लेते हैं कि जैसे आपने बताया कि 15 से 20 हज़ार का एक स्पाइक आ रहा है, लेकिन एक जो एथलीट है जो उसकी फिजिकल बॉडी तो बहुत ही वैल्यू करती है, क्योंकि इक्विपमेंट अपनी जगह है और उसकी बॉडी अपनी जगह है। तो एक एथलीट को एलिट लेवल एथलीट बनने के लिए, यानी कि आपके लेवल के एथलीट बनने के लिए अपनी बॉडी पे किस लेवल पे काम करना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल और जो स्ट्रक्चर है, बॉडी रूटीन है, किस लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग माइंडसेट होता है ना, बड़ा अजीब सा होता है। हम कभी भी उठ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे गेम में उतरते हैं, मैच्योर एथलीट बनते हैं,
तो उस पोजीशन में हम समझते हैं धीरे धीरे कि ये अलग रूटीन है, ये पूरा अलग लाइफ है। तो आप बताओ थोड़ा उसके बारे में। डेफिनेटली ऐसा है कि हम लोग जब जूनियर्स रहते थे तब हम लोगों को उतना समझ नहीं होता था, हम्म, उतना नॉलेज नहीं होता था, रिकवरी क्या चीज़ है, हमारा टेक्निक क्या चीज़ है, हम्म, ट्रेनिंग क्या चीज़ है। हम्म, जब हम लोग को धीरे धीरे ये मालूम पड़ता है कि रिकवरी में मुझे अच्छा सोना है, अच्छा हम्म, खाना है, हम्म, अच्छा पीना है और अच्छा रिकवरी करना है, तो उसी में हम लोग ऑटोमेटिकली एक एथलीट डिसिप्लिन हो जाता है। जब वो अपने आप को प्रोफेशनल लेवल में और एक हाई गोल रखता है तो ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन और डेडिकेटेड हो जाते हैं। मेन थिंग है कि आप कैसा आपका बॉडी को मेंटेन करते हैं फिटनेस वाइज, कि आप फिटनेस हमेशा फिट रहने के लिए क्या करते हैं और इंजरी फ्री रहने के लिए क्या क्या करते हैं। करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आप जो जो भी कोई भी इवेंट करते हैं उसमें आपको कितना नॉलेज है, हम्म, कि कितना नॉलेज आपके पास है। अगर आप एक स्प्रिंट इवेंट करते हैं तो आपको स्प्रिंट के ऊपर पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हम्म, ताकि आप जो कर रहे हैं और आपको जो कोच बोल रहे हैं वो गैप नहीं रहेगा। हम्म, जब भी कोच बोलेंगे कि ये करना है वो करना है तो आप क्विकली और इमिडिएटली कर सकते उसको हैं, नहीं एक्शन में तो ला सकते हैं, हाँ। राउंड द बुश घूमते रहेंगे हम्म, और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। वो टेक्निकल नॉलेज और एजुकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका सब कुछ आता है, जैसे कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप एवरीडे लाइफ को ट्रेनिंग के लिए कैसे आप तैयार प्रिपेयर करते तैयार हैं, करते हैं। क्योंकि एवरीडे कैसे हम तैयार हम्म, करते हैं। आपने जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल परफॉर्म किया, अपने कहाँ पे? इंटरनेशनल परफॉर्म किया प्लेटफॉर्म पे, तो जो हमारे अदर कंट्री एथलीट हैं उसमें और अपने यहाँ के एथलीट में क्या मेजर मतलब चेंज डिफरेंट है, चेंजेस हैं कि जो उनका अच्छा है हमारा नहीं है और हमारा अच्छा है उनका नहीं है, क्या मेजर चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर। जी, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन 2007 वर्ल्ड यूथ कंपटीशन, जी, वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप था जी, ऑस्ट्रोवा में। और उसके लिए जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मैं त्रिवेंद्रम में ट्रेनिंग कर रही थी गजानन पाटिल सर के अंडर, जिन उनके अंडर में 3 मंथ्स ट्रेनिंग किया था वो कंपटीशन जाने के लिए। उससे पहले मुझे क्वालिफाई होना था, मुझे मेरा बेस्ट देना था, वो हम्म, लोग मुझे टीम में लेने के लिए। तो उस टाइम में मैंने बहुत मेहनत किया था, मैंने सर जो भी बोलते थे जैसे बोलते थे वैसे मेहनत किया था, और मैंने एक चीज के अलावा दूसरा कुछ सोचा नहीं था उस टाइम में। कैसे भी मुझे वो 100 मीटर में फर्स्ट आना है और वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जाना है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक ही माइंडसेट था उस टाइम, मुझे एवरीडे और कुछ माइंड में आता ही नहीं था कि और कुछ करना है, आगे को और कुछ है और पीछे मैंने कुछ किया है, ऐसा कुछ भी दिमाग सोच में नहीं आता था। वो एक माइंडसेट हो गया था। और फिर जब मैंने क्वालिफाई किया तो तभी कैसा रहता था कि उस टाइम में मैं रेयरली इंडिया कलर देखती थी, ग्राउंड में जाती थी या तो हम्म, कहीं पे भी नेशनल कैंप में जाते थे तो हम्म, हम लोग को इंडिया कलर देखने के लिए मिलता था, हम्म, जैसे ट्रैक शूट इंडिया का, मेरा मतलब इंडिया का ट्रैक शूट। तो वो क्रेज था कि वो भी मिलना है, मिलना है, हाँ। वो हम्म, वो चीज का एक क्रेज था कि वो भी मिलना है। तो उसके लिए मेहनत करना है, वो ऐसा आसानी से नहीं मिलता है, तो हम्म, उसके लिए मेहनत करना है। और जैसे वो मुझे एक ट्रैक सूट मिला था, उसी का उसका एक अलग सा खुशी था। उसके बाद जब हमने कंपटीशन के लिए गया, वो यूरोप में ऑस्ट्रोवा में था, चेकोस्लोवाकिया में था, वो मेरे लिए मतलब अलग सा ही एटमॉस्फेयर था, हम्म, एकदम अलग सा लोकेशन, अलग सा था, हम्म, एकदम से अलग सा वेदर था। सब कुछ देखने के लिए मेरे लिए अलग था, वो इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं था। हम्म, सिर्फ मेरे साथ जो लोग रहते थे वो मुझे फैमिलियर लगते थे, बाकी सब कुछ फैमिली कुछ भी फैमिलियर नहीं लग रहा था। हम्म, लेकिन जैसे एक रहता है ना कि वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस करना, कि हम्म, वहाँ पे सेम टू सेम परफॉर्मेंस करना है। तो मैं जब वहाँ पे गई थी, कंपटीशन जब हम लोग का था उस टाइम में, तो जो यहाँ पे करके गए थे वहाँ पे सेम चीज करना है, सेम वे में कंपटीशन करना है। बाकी एथलीट को देख के मुझे उतना डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे जाके मेरा काम करना काम है वो करना मैं है। सोचती थी।
उससे ज़्यादा नहीं सोचती थी। वो मेरा पहला इंटरनेशनल भी था और वो कॉम्पिटिशन में हम लोग 5th आए। हमारा रिले मिडले रिले टीम था। हम्म। तो हम लोग 5th टीम रिले में 5th आए थे। तो एक आर्टिकल आया था उस टाइम में कि जो फर्स्ट रनर में 100 मीटर, उसमें रिले में 100 मीटर करती थी, उसमें 4 एथलीट रहते हैं। फर्स्ट रनर 100 भागता है, सेकंड रनर 200, थर्ड रनर 300 और फोर्थ रनर 400 भागता है। ठीक है। तो मैं 100 मीटर की पार्ट कर रही थी। तो एक आर्टिकल आया था कि जो फर्स्ट रनर था वो टीम को बहुत ही अच्छे से लीड किया लीड था कर। उस टाइम में। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा उस टाइम का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज बेटर था। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद, कंपटीशन होने के बाद, मुझे एक चीज अंदर से सोच में आया कि हम इंडियंस और हमारा जो एथलीट है हम्म। वो वर्ल्ड लेवल में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम्म। जैसे हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करना या तो कैसे भी एक इंडिया खेलना, वो सब के लिए सोचते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि वहां पे जाके मेडल जीतना है। हम्म। वो सब कोई हमें ना बोलता था, ना हमें कोई वो कोई और बोलने की बात अलग है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर वो नहीं है कि हम्म। हम लोग उधर जाके कुछ अचीव करें, वो सोचेंगे। हम्म। वो एटमॉस्फेयर नहीं था। हम्म। और वहाँ का जो एथलीट लोगों का जो लेवल था वो डेफिनेटली अलग था। मेरे हिसाब से डेफिनेटली अलग था। मैं खुद के लिए मैं सोचती हूँ, बाकी एथलीट के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे खुद के लिए सोची कि 100 मीटर में एटलीस्ट तो मैं बिल्कुल पीछे हूँ, उतना आगे नहीं हूँ जितना आगे मुझे होना चाहिए। आफ्टर इतना ट्रेनिंग करने के बाद जितना होना चाहिए, तो मुझे बहुत फर्क लगा और मुझे लगा कि ये सिर्फ एंड नहीं है, उसके आगे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन है और बहुत सारे मेहनत करना है और बहुत सारे मेडल जीतना है और बहुत मेरा टाइमिंग को बहुत अच्छा करना है और बेटर करना है। ऐसा सब मेरे दिमाग में आया था। बट ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब वहाँ जाके आपको बहुत सारी अपनी कमियां दिखी और दिखा हम्म। कि अगर हमें अब इनके साथ compete करना है, इस पूरी इन लोगों के साथ compete करना है, हाँ, तो हाँ, हमें उस हाँ। थिंकिंग से, उस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। थिंकिंग हाँ। थोड़ा डिफरेंट था। बाकी सब तो मेहनत करते हैं, सब एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करते हैं, सब उधर पहुंचना चाहते हैं, बट वो थॉट लेवल में पीछे रह गए थे हम लोग। ऐसा था, हम्म। मुझे ऐसा लगा मेरे लिए। अब कैसी थिंकिंग है, अब कैसा माइंडसेट है, अब इतने सालों बाद आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए हैं कि अब जो अगर आप किसी अदर एथलीट को देख रहे हो, बाहर के अदर कंट्री के एथलीट को देख रहे हो, तो आपकी फीलिंग कैसी होती है उसके साथ कि मैं बेटर हूँ, या फिर मैं बेटर कर सकती हूँ, या फिर मैं ही बेटर हूँ, मतलब क्या कैसी फीलिंग होती है? सी ये बहुत एक 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 ये 20 साल का एक्सपीरियंस हाँ हो जी। गया है। तो मैंने बहुत सारे एथलीट से इंस्पायर हुई हूँ। बहुत सारे एथलीट्स को देखी हूँ कि वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम्म। मैनेज करते हैं, कैसे रफ एंड टफ है। मेन थिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको फर्स्ट रफ एंड टफ रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन आए। आपको फोकस रहना है कि आप क्या करने के लिए आए हैं और आपका काम क्या है, काम आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपना रिजल्ट के ऊपर या ओपोनेंट के ऊपर फोकस करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। और हम लोग उसी चीज को जितना देर तक कंटिन्यू अपने दिमाग में रखते हैं, उतना हम लोग वीक होते जाते हैं। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हम्म। और जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छे से हो सके, हम अगर उसी चीज को डाइवर्ट करके अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे, उतना जल्दी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतना जल्दी हम लोग परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। हम्म। तो वो चीज मुझे एक समझ में आया है। बाकी ट्रेनिंग लेवल में भी हम लोग जैसे कभी कभी ट्रेनिंग करने के लिए डिसिप्लिन थोड़ा कम हो जाती है, डेडिकेशन थोड़ा, फोकस थोड़ा हट हम्म। जाती है। हर एक दिन अपने आप को मोटिवेशन करना उतना आसान नहीं रहता है कि आप रोज सुबह उठ के उससे मोटिवेशन में ट्रेनिंग करोगे। लेकिन जब आपका गोल और आपका माइंडसेट सेट है, तो आप
वो चीज कर सकते हैं। अगर आप माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं किसी और चीज के ऊपर, तो वो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि कैसे वो अपने खुद खुद से अपने आप को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वैसा सिचुएशंस आते हैं। और जब भी हम लोग इंजर्ड होते हैं जी। तब थोड़ा वीक हो जाते हैं। हुँ, बट अपने पास अगर अच्छा, अभी आजकल के टाइम में बहुत सारे सपोर्टिव स्टाफ आ गए हुँ, हैं, जैसे हुँ, फिजियो हो गए, मैनेजर्स हो गए हैं, कोचेस हो गए हैं, हेल्पर्स हो गए हैं, फ्रेंड्स हो गए, मतलब बहुत सारे सपोर्टिव स्टाफ एक साथ मिलके काम करते हैं। तो उसी को, वो सब रहने से और बेटर हमारा हमें और कुछ चीज के लिए सोचने का जरूरत नहीं पड़ती है, और हम उस जो कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कमी रह गया है। कुछ हम लोग जब सोचते हैं कि कुछ कमी, तभी सोचते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो कमी है, ऐसा कमी चीजें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो भी कमी रहेगा उसी में करना चाहिए, उसी हुँ, में हो, हुँ, करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अभी एक्चुअली क्या होता है ना कि हम सोचने से पहले, खुद सोचने से पहले लोग अपने दिमाग में डालते हैं कि हाँ, ये कम है, वो कम है। वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव हाँ, पॉइंट है। हाँ, जैसे कि मेरा जो फर्स्ट, मैं अभी बोल रही थी आपको, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था, और वो आई गेस कि 6 आवर्स, 6.5 आवर्स डिफरेंस था इंडियन टाइम से। तो वहाँ पे नॉर्मली जब आप अलग कंट्री में जाते हैं तो आपको जेट लैग होती है कि हुँ, आपको नींद हुँ, टाइम में नहीं आती है, आपको खाना पीने के लिए भूख और वगैरह सब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। मैं वो कंपटीशन करके वापस भी आ गई, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं था। अच्छा। मुझे जैसे रात होती थी वैसे नींद आती थी, जैसे सुबह होती थी मैं उठती थी, और जैसे खाने का टाइम उधर जैसा हाँ, टाइम होता था मुझे भूख लगता था। जब मैं हाँ, वापस आके थोड़े लोगों से मिली, और धीरे धीरे जब मैंने और कंपटीशन करने हुँ, लगी, तो मुझे किसी ने बोला कि जेट लैग नाम का एक चीज होती है, चीज़ उसी होती है। से हमारा परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है। हाँ, उसके बाद से मुझे जेट लैग हाँ, फील हुआ है। क्योंकि उसके बाद पता लग गया, इन्फॉर्मेशन चली गई ब्रेन में कि ऐसा कुछ होता है। ये जेट हाँ, लैग है, हाँ, जेट हाँ, लैग से ऐसा होता है। हाँ, उसी के बाद से मैंने जितना कंपटीशन किया और जो जहाँ पे भी गया, वो मुझे समझ में आया कि ऐसा ये जेट लैग हो रहा है। अभी हुँ, आज 5 दिन के बाद या 4 दिन के बाद टाइमिंग नहीं आएगा, थोड़ा बॉडी स्लीपी मोड में रहेगा, ऐसा हुँ, सब रहता है। लेकिन उस टाइम में मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ फील भी नहीं हुआ था। तो हमारा जो लोग, जैसे जैसे हमारा एटमोस्फियर हम बनाते हैं, उसी के हिसाब से हमारा ब्रेन काम करती है। मुझे तो वैसा लगता है। अगर आप सोचोगे नहीं कि ऐसा कुछ है तो कभी वो होगा ही हुँ। नहीं। जो आप सोचोगे वैसा कर मतलब सकते आप कहने हो। का मतलब ये है कि एक एथलीट का जो माइंड है, वो उसे एथलीट बना रहा है। वो उसे वो उसे इंटरनेशनल एथलीट। परफॉर्म करवा रहा है, वही उसे मेडल जिता रहा है। अगर वो हाँ। मेडल के बारे में सोच रहा है और लोगों की सुन रहा है, तो समझ लो गड़बड़ी हो गई। और वहाँ गड़बड़ वो अगर सिर्फ वो खुद के, डाइवर्ट नहीं होना हाँ, चाहिए। वहाँ वो सिर्फ खुद के बारे में समझ रहा है कि हाँ हो जाएगा, चिल, तो बस हो ही जाएगा। बस हो जाता है, हाँ, हाँ। हाँ। आपने कभी आपके गेम में ब्रेक आया है फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, कभी भी, किसी भी लेवल पे? फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से मैंने बहुत सारे चीजें मेरे लिए खरीद नहीं पाया है, जबकि हम्म, मैंने देखा है कि वो बेटर है, मेरे मैं जो यूज करती हूँ हम्म, उससे बहुत बेटर है। वैसा सिचुएशन आया है। और मैं खुद को कंपटीशन के टाइम में, जब तक मैं जॉब में नहीं ज्वाइन करी थी, तब तक मैं ऐसा फ्लाइट्स बुक करके नहीं जा पाती थी, और होटल्स में जाके नहीं रह पाती थी। हम्म, जहाँ पे हमें रहने देते थे वहाँ पे रहती थी। तो मुझे तभी लगता था कि आई विश कि अच्छा जगह मिले, अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे तो बेटर हो सकता है, क्योंकि रिकवरी उसमें हम्म, जल्दी मिलता है, और ट्रैवलिंग में बहुत टायर्डनेस होता था। बहुत ज्यादा होता वो मैंने वो मैंने फेस किया है, क्योंकि मुझे पता है, एक बार हम लोग को लोकल बॉगी रहता है, उसमें हम लोग भुवनेश्वर से मुंबई तक ट्रैवल किए थे। उसके बाद सुबह पहुंचने के बाद शाम को फिर कंपटीशन का किए थे। कभी कभी ट्रेन में बाथरूम के है। सामने बैठ के जाएंगे और नेक्स्ट डे कंपटीशन करते थे, और वापस भी कंपटीशन करने के बाद वही सिचुएशन से वापस आते थे। रेयरली कभी अगर हो गया अपना रिजर्वेशन कंफर्म हो जाती थी, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती थी बड़ी और बात बहुत होती है। खुशी की बात होती थी।
तो वो सब मैंने फेस किया है। जब तक जॉब नहीं किया था तब तक मैंने आप रनिंग क्लिक किट हो गया, स्पाइक्स हो गया, अच्छा जैसे कुछ खाना खाने के लिए भी कुछ अच्छा खरीद के जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो सब खरीद के कंपटीशन के टाइम में खाने के लिए, वो सब में दिक्कत हुआ है। बाद में धीरे धीरे जैसे स्पॉन्सरशिप हुआ, जैसे अपना स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जैसा उड़ीसा में तो बहुत ही हम्म। सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। तो अभी थोड़ा वो चीज़ का नहीं है जैसा पहले था। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ देखा था कि हर कंट्री गोल्ड मेडल लाने को ओलंपिक में, या फिर इवेंट में भी गोल्ड मेडल लाने में, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, उसमें कुछ फंडिंग देते हैं, कुछ एथलीट को पे किया जाता है। क्या इंडिया में भी ऐसा रूल है, और कितने पे किया जाता है अगर है तो? नहीं, आप आई थिंक कि आप थोड़ा सा इधर डिफरेंट वे से बोले कि अलग कंट्री जो रहते हैं वो नेशनली उतना फंडिंग नहीं करते हैं। जैसे इंडिया में कोई अगर ओलंपिक लेवल में मेडल जी जीतते जी। हैं, वो लोग को क्या रहता है कि वो लोग को कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अच्छा। वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें वो लोग साइन करते हैं और अपना मेडल और आपका टाइम, उनका टाइमिंग और उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो भी होता है उसके ऊपर से उनको बोनस और उनको पैसा मिलता है। और अच्छा। वो साल भर या महीने में उनको डिपेंड करता है कौन सा लेवल का एथलीट है, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अच्छा। इंडिया में कैसा है, अगर आप कोई कॉमनवेल्थ मेडल जीतते हैं हम्म। या तो कोई ओलंपिक्स मेडल जीते हैं तो अपना गवर्नमेंट पैसा देता है हम्म। और डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से भी हो। अच्छा। जैसे कि आप अभी एशियन गेम्स में देखें कि बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट किए थे और मेडल जीते हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिला। लेकिन उड़ीसा से जो लोग रिप्रेजेंट किए थे उनको फर्स्ट को 3 करोड़ एंड 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ एंड 1 करोड़ मिला। हम्म। लेकिन जैसे आप लेंगे केरला या महाराष्ट्र ऐसा हम्म। स्टेट में वैसा नहीं था। हरियाणा में मिलता है और अभी उड़ीसा में मिलता है। बाकी वेस्ट बंगाल थोड़े कुछ थोड़े थोड़े कंट्रीज में कुछ फैसिलिटी मतलब इंसेंटिव मिलता है। हम्म। और ओलंपिक्स के लिए हरियाणा और उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो 6 करोड़ का गोल्ड मेडल को देने के लिए बोले हैं। और हमारा कंट्री में एक सबसे अच्छा चीज है कि कोई भी अगर जूनियर नेशनल में मेडल या सीनियर नेशनल में मेडल देते हैं तो उनको जॉब मिलती है। जो मिलती है, हाँ हाँ। बाकी कोई कंट्री में वो फैसिलिटीज नहीं है। अभी इंडिया जैसे प्रमोट स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, वैसे बाकी कंट्री में अभी वो प्रमोट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। अगर आप जिस दिन आपका खेल खत्म हो गया, स्पोर्ट्स करना छोड़ दिए, या तो आप जो पैसा आपको मिला है उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, या तो वो पैसा खत्म हो गया तो आप फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा। या तो जो अगर स्टडीज में कुछ किए होंगे तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब लॉन्ग उसका टर्म भरोसा सपोर्ट का नहीं। कोई सिस्टम नहीं है वहाँ, हाँ। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का सिस्टम सिर्फ इंडिया में है, इंडिया में वो एक इंडिया में एक अच्छी बात है। खेलो इंडिया के आने के बाद इंडिया बहुत अच्छा एथलीट निकाल रहा है, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, क्योंकि पहले स्टेट वगैरह नेशनल जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो मैंने भी फेस किए हैं कि वो ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन अब जो खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग ही लेवल दिखता है, लगता है कि इंटरेस्ट हाँ लेवल पे हो रहा है। हाँ। तो अब क्या लगता है कि खेलो इंडिया के आने जो चल रहा है उसके आने के बाद कितने एथलीट अपकमिंग इवेंट में परफॉर्म करेंगे? ऐसा देखा जाए तो खेलो इंडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हाँ। है और उसी से एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो एक हम लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं, कंपटीशन करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। अगर हमारे पास कंपटीशन नहीं है तो ट्रेनिंग का कोई वैल्यू नहीं वैल्यू रहता है। नहीं। तो खेलो इंडिया हमें खेलो इंडिया से एक कंपटीशन मिल रहा है। और हमारे कंट्री में क्या डिफॉल्ट है, जैसे कि बाहर कोई भी आप कंट्री जो भी मैं बोलूँगी एथलेटिक्स बेस्ड कंट्री जो एथलेटिक्स करते हैं, प्री सीजन और सीजन। प्री सीजन क्या होता है कि हम लोग सीजन में कंपटीशन जो मेन टारगेट कंपटीशन रहता है उससे पहले हम थोड़े थोड़े कंपटीशन करते हैं, जो कि जिसमें हमारा ट्रेनिंग वाइज कुछ डिफरेंस नहीं करते हैं, लेकिन उसी में हम लोग compete करते हैं। तो हमें कंपटीशन मेन कंपटीशन करने के लिए एक एक्सपीरियंस प्रिपरेशन, हाँ।
हाँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और प्रिपरेशन रहता है, उसको प्री सीजन कहते हैं। हम्म। प्री सीजन में हम लोग का टारगेट कंपटीशन रहता है, हम्म। तीन या चार टारगेट कंपटीशन। जैसे ओलंपिक रह गया तो वो सीजन कंपटीशन में आएगा। हम्म। जैसे डायमंड लीग्स कुछ कुछ रहता है तो वो सब प्री सीजन कंपटीशन में आएगा। ठीक है। लेकिन अगर खेलो इंडिया के अंडर प्री सीजन और सीजन कंपटीशन दिया जाएगा तो एथलीट को बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा। एक जैसे कि बाहर कंट्री में क्या होता है, हर एक वीकेंड में कंपटीशन होता है, हम्म। हर एक एरिया में हम्म। वीकेंड पे कंपटीशन होता है। तब एथलीट्स को समझ में आएगा कि जो वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका क्या क्या? परफॉर्मेंस हो रहा है, वो कैसे अप्रोच करते हैं कंपटीशन को, कैसे अप्रोच करते हैं। तो उसी से एवरी कंपटीशन में वो लोग भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा उनका टेक्निकली भी चेंज करते हैं जो मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि हम ट्रेनिंग करते हैं सही करेंगे, लेकिन कंपटीशन में अगर गलत होता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो वो प्रिपरेशन अगर होगा तो कंपटीशन में आप टारगेट कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। और हमारे जितने इंडिया में कंपटीशन है उसमें खेलो इंडिया और एक कंपटीशन मिल जुड़ गया है, तो उसी से वो अपॉर्चुनिटी मिला है। बट मैं चाहूंगी कि अगर वो खेलो इंडिया के अंडर अगर वीक वाइज कंपटीशन, प्री सीजन हम्म। कंपटीशन, सीजन कंपटीशन करेंगे तो वो ज्यादा फायदामंद रहेगा। क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बच्चा ज्यादा देख पाएगा, हर वीक राइट, अपने आप को सुधार पाएगा। अपने को हाँ। सुधार पाएगा। हाँ। क्योंकि हाँ। हम कंपटीशन के लिए ही ट्रेनिंग करते हैं, हम्म। ट्रेनिंग तो हम सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं करते हैं। तो वो हम्म। ज्यादा फायदामंद मेरे साथ भी रहेगा। कुछ ऐसा ही है। मैं 10 मीटर पिस्टल शूटिंग करता हूँ। और मतलब अभी करता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म लेने के लिए मैंने लाइफ को इसमें चूज़ किया एज एथलीट। और क्योंकि मुझे एथलीट बने रहना है तो इसलिए मैंने ये किया। और दूसरा क्या है कि मैं वुशु करता था। तो अब क्या है कि हम्म। जब हम जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो एक एक पैलेट्स की एक जो टारगेट पे हम शूट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ठीक है, ओके। लेकिन जब हम कंपटीशन खेलते हैं ना तो एक एक चीज की वैल्यू दिखती है कि 10 शॉट भी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, एक शॉट भी बहुत वैल्यू कर रहा है। राइट। तो आपने सही कहा कि वो राइट। वीकली होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि हर वीक में जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें जो 500 700 1000 रुपए की जो एंट्री फीस होती है, अगर एक एथलीट नॉर्मल बहुत एथलीट ग्राउंड फुल का एथलीट लेके चले अपना को कि 10,000 रुपये 15,000 रुपये साल का 20,000 रुपये साल का, तो वो उसकी लाइफ में टफ टास्क बन जाएगा एक एंट्री फीस देने के लिए भी। हाँ, मैं अभी देखिए, अब खेलो इंडिया में खेलो इंडिया के ऊपर बोल रही थी, जी। तो खेलो इंडिया गवर्नमेंट का स्कीम हाँ है। जी। हाँ जी। अगर आप गवर्नमेंट का स्कीम के अंडर करते हैं तो हम्म। में भी आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिससे आप अगर कोई एकेडमी या कोई क्लब अगर अरेंज कर रहा है तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट के स्कीम अंडर लेके वो आए। आएगा, हम्म। स्कीम लेके आएगा, हम्म। तब उसमें पैसा देने का नहीं पड़ेगा। वो शायद वो अगर सारे स्टेट्स को अपने ऊपर छोड़ देंगे कि तुम कौन से टाइम में कब टाइम हाँ। कैसे तरीके से IAAF के अंडर हो या कोई भी वर्ल्ड फेडरेशन के अंडर या इंडियन फेडरेशन के अंडर करवाना चाहते हो, सारे स्पोर्ट्स में कंपटीशन मिल जाएंगे। हम्म। तो वो एक बहुत ही फायदेमंद चीज होगा अगर वैसा स्कीम आएगा तो। ठीक है। ओलंपिक तक पहुंचने का स्टेजेस बताइए मुझे कि आपको रैंकिंग बेस पे कैसे कैसे कोटा मिलेगा। और आपका मतलब किस टाइप एक स्टेजेस बताइए कि अगर कोई बिगिनर एथलीट, बिल्कुल बिगिनर एथलीट देख रहा है और वो सोच रहा है कि आज मैम को देख के मुझे स्टार्ट करना है, तो वो किस तरीके से करे, कैसा माइंडसेट बनाए, क्या ब्रेन मैप बनाए वो अपने दिमाग में कि ये स्टेजेस है और मुझे ऐसा ऐसा करना है। फर्स्ट थिंग है कि आपका हमारा कैसा है एथलेटिक्स में, ओके। दो टाइप का क्वालिफिकेशन, दो टाइप का होता है। एक है कि जो मेन क्वालिफिकेशन वो IAAF वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन निकालते हैं सारे इवेंट्स में कि ये टाइमिंग करना है, इतना इतना जंप करना है या इतना थ्रोज करना है, तभी आपको वो क्वालिफाइंग होगा, आप वो अचीव कर पाएंगे। और एक अभी आया है 2018 से, उसके बाद जो भी कंपटीशन कर रहे हैं आपका कैटेगराइज कंपटीशन है। जैसे ए कैटेगरीज में ओलंपिक्स आ गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गया, बी कैटेगरी में आपका वर्ल्ड चैलेंजेस आ गया, सी में डायमंड लीग्स आ गया, और डी में जो भी इंटरनेशनल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो सब का कैटेगरीज है।
और ऐसा एफ कैटेगराइज तक कंपटीशन से, और ठीक है। आपको ए कंपटीशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलता है। अगर ए कंपटीशन में 100 मार्क्स है तो एफ कंपटीशन में आपको हार्डली 5 और 6 मार्क्स मिलता है। अच्छा। तो जो एथलीट ए कंपटीशन करते हैं तो आपको हमेशा टॉप कंपटीशन कैटेगराइज में रहना बहुत ही जरूरी है, ज़रूरी है। तभी जाके आपको क्वालिफाइंग के लिए वो पॉइंट्स हम मिल सकते हैं। जैसे हमारे एथलीट्स एशियन गेम्स में मेडल जीते और कॉमनवेल्थ में कुछ पोजीशन आया है या तो बेस्ट 8 में रहे हैं, हुँ, तो उनका पॉइंट्स ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग नेशनल कुछ खरे खेलते हैं उसमें पॉइंट्स उतना पॉइंट्स नहीं मिलता है, या तो डायमंड लीग्स खेलते हैं तो हुँ, पॉइंट्स हुँ, ज़्यादा मिलता है। या तो आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो अचीव करना है। बिकॉज ऑफ ये पॉइंट्स कैटेगराइज्ड हो गया है और ये रैंकिंग सिस्टम हुआ है, तो क्वालिफाइंग टाइमिंग जो है वो बहुत ही हाई कर दिया गया है कि वो आपको उतना टाइमिंग करना है। तो आपको उसी के हिसाब से पहला थिंग प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट थिंग है कि आप कुछ भी नहीं, जैसे आप बिगनर से तो गोल आपका मेन गोल वो रख सकते हैं, बट बिगनर्स बच्चों को हमेशा जो अपना स्टेट मीट है, नेशनल मीट है, जो ट्रेनिंग करते हैं उसी पे फोकस करना है। वो हुँ, माइंडफुली उसी में ट्रेनिंग करना है, उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना। अगर आपके पास आप 18 ईयर्स या 16 ईयर्स से स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स, तो एटलीस्ट आपको 4 ईयर्स देना पड़ेगा आपका बॉडी को, कैसे आप टेक्निकली प्रिपेयर करेंगे हुँ, और फिजिकली प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 16 ईयर्स में जाके एथलेटिक्स में ओलंपिक्स खेलेंगे और ओलंपिक्स में मेडल जीतेंगे। वो तो हुँ, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा तभी हो सकता है, सारे बच्चों के लिए तो नहीं ये होता। मुमकिन नहीं होता है। हुँ, तो पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। वो जैसे सीनियर एथलीट्स का ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, जूनियर एथलीट्स को बेसिक ट्रेनिंग करना चाहिए। जूनियर एथलीट्स का ट्रेनिंग अलग होता है, सीनियर एथलीट्स का ट्रेनिंग अलग होता है। उनका प्रोग्रामिंग जो कंपटीशन प्रोग्रामिंग अलग रहता है, उनका मसल डेवलपमेंट करने का अलग तरीका रहता है। अलग रहता हुँ, है। हुँ, सीनियर एथलीट्स का ट्रेनिंग का तरीका अलग रहता है। वो अचानक से आके कोई सीनियर को देख के उनके जैसा करने के लिए कोशिश ना करे। हाँ, अपने हिसाब से वो कोचेस को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो एक अच्छा कोच ही समझ पाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हुँ। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसी आप में कोई मेरा एक किसको क्वेश्चन ऐड कोचेस होगा के कि लिए। अच्छा कोच कैसे ढूँढे फिर? कैसे पता करें कि ये कोच हमारे लिए बेटर है और इनको मतलब कैसे पता करें हम अपनी लाइफ किसी के हाथ में दे रहे हैं, भले ही हम 10 महीने के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे पता करें? ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और ये कैसे चूज करें कोच को, तो अपने पास उतना ऑप्शन होना चाहिए, पहली बात है। हुँ, हुँ। अभी मैं अगर जावलिन कर रही हूँ, जी, मुझे अगर नीरज चोपड़ा की कोच मिलेगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ। राइट। अगर मैं कोई दूसरा इवेंट कर रही हूँ जिसमें जो टॉप कोच एथलीट्स है, वो उनके जो कोचेस है उनके पास करेंगे तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं रहेगा ना क्या हुँ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये कोचेस के लिए एक चैलेंज है कि अच्छे कैसे वो लोग हुँ। बनेंगे। फिर भी ये एथलीट हम के लिए थोड़ा एक बिगिनर मुश्किल एथलीट चीज क्या है। एक बिगिनर एथलीट क्या चीज़ देखे कि क्या स्वभाव वो देखे? हमेशा कोशिश करे, उसका हमेशा कोशिश रहेगी क्या करके कैसे भी करके वो टॉप कोचेस के पास जाके पहुंचेंगे। लिंक जनरेट करे अपने। लिंक हुँ, जनरेट करे, और जहाँ पे है वहाँ पे लिमिटेड नहीं रहने के लिए हुँ। कोशिश करे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं हाँ, ग्रुप के हाँ, साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोचेस के साथ। हाँ। अगर आपका गोल सेट है तो आप हमेशा आप आगे आगे बढ़ना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, किसके पास हुँ, वो परफॉर्मेंस आ रहा है, कौन हुँ। कोच के पास। आजकल तो इंटरनेट और कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है सब लेकिन चीज में। मैम दरअसल क्या है कि जितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन है ना, उतना डिस्टर्बेंस भी है। मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने का भी एक नुकसान है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नो, नहीं, ज्यादा इनमें आप गलत समझे। आप ये नहीं देखना है कि आप कैसे करना है। हाँ, हाँ। आप अगर शूटिंग करते हैं, जी, जी, जी। आपको प्लेटफॉर्म में जाके, सोशल मीडिया में या तो कोई भी यूट्यूब चैनल में जाके आपको नहीं सीखना है कि कैसे शूटिंग करते हैं। जी। आपको सीखना है कि कैसे आप नेटवर्किंग बनाते हैं। हाँ, जो अच्छे कोचेस है उनके पास कैसे पहुंचेंगे आप, पहुँचे। वो आपको हाँ,
हाँ, वो चीज आपको ध्यान देना है। हमें आप उस अगर सीखने लगेंगे तो उसी हम्म, में बिल्कुल गलत ही आप क्योंकि वो जो बोलेंगे आप उसको गलत तरीके से लेंगे, आप उससे फायदामंद नहीं रहेंगे। जितना भी हाँ यूट्यूब चैनल से या कोई भी है, वो बेसिक चीज बोलते हैं, लेकिन कितना सही कितना गलत है आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। आप उधर ही उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है हम्म, तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा आप क्वेश्चन नहीं कर जो सकते हैं। हमारा कोच है वो हमें हमारे व्यवहार नेचर से समझेगा, हमें हमारे अकॉर्डिंग चीजें करवाएगा। अकॉर्डिंगली तो हम्म, समझिएगा। हम्म। आज बहुत सारी बातें हो गई। मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कि पता है क्या है, बहुत कंफ्यूजन है ये ग्राउंड लेवल पे, बहुत कंफ्यूजन है। इतनी राइट। कंफ्यूजन है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कौन बंदा सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है और किस पे विश्वास करें। तो अभी मुझे 20 साल लग गया फिर भी मुझे कोच नहीं मिला। आप डी तो मैं अब मैं जूनियर के मैं लिए क्या मेरे बोलूं। जैसे एथलीट डीमोटिवेट हो जाएंगे। कि नहीं, ये पार्ट कट कर दीजिए। कि भैया ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन नहीं, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हाँ अपना जी। कंट्री में कि हम लोग इजीली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे हाँ। कोचेस, दूसरे कंट्री के कोचेस, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, एक हम्म। सीनियर एथलीट क्या कर रहा है, एक सक्सेसफुल एथलीट क्या कर रहा है। हम लोग हमेशा टिप्स ढूंढने में लगते हैं और हम्म। वो लोग क्या कर रहे हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, हाँ। ताकि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है, हम कैसे वो चीज को बेटर कर सकते हैं। जो भी आप जो भी आप पकड़ेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स आप पकड़ेंगे वो फिजिक्स रिलेटेड है। हम्म। अपने कंट्री में सबसे बेस्ट फिजिशियंस है, तो हम्म। हम लोग क्यों नहीं टेक्निक निकाल पाते हैं, हम क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम उनको देख ही नहीं रहे हैं, हमारी हमारी थिंकिंग तो वहां राइट। वेस्ट हो रही है। आ, वही हाँ। वेस्ट वेस्ट हो रही है। आपने ये बात बिल्कुल सही कहा कि जो सोशल मीडिया है वो लिंक जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों तक लिंक कनेक्ट जनरेट। होने का, लोगों की नॉलेज को उनसे कनेक्ट होकर उनसे राय लेने का, समझने का, सीखने का। सही बात है। हम्म। अभी क्या चल रहा है आपके ट्रेनिंग में और क्या गोल है? अभी तो मैंने अभी अपना ओपन नेशनल है बैंगलोर में कंपटीशन है, हम्म। उसके बाद उधर से सिलेक्शन है एशियन साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए, तो उसके ठीक है। लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। अच्छा। और इस साल मैंने ओलंपिक्स के लिए भी प्रिपेयर किया था बट वो हम्म। नहीं हो पाया, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सीजन, हम्म। क्योंकि सीजन एंड तक कंटिन्यू करना है, तो कंपटीशन जो भी सीजन एंड तक मिलेगा तो मैं वो कंटिन्यू करने के लिए जैसे कोशिश जैसे हमारी करूंगी। एज बढ़ती है एथलेटिक में, जो एथलीट हैं वो किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करने लगते हैं फीमेल बॉडी में खास करके, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ रही है। जहाँ हम 18 19 में होते हैं, 16 में होते हैं, उस लेवल के अलग एथलीट होते हैं अगर अच्छे कोचेज मिल गए जैसे आपने बोला। और अगर हमारी एज भी बढ़ गई है तो अब क्या चैलेंजेस हैं जो फिजिकल बॉडी फेस कर रही है? तो ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं। हम्म। जैसे हम लोग आजकल क्या होता है कि ज्यादातर सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बच्चे हो हम्म। जाते हैं, तो हम्म। उनका ग्रोथ सप्लीमेंट से ग्रोथ हो जाता है, फिर आगे को जाके वो डाउन। लेवल का ग्रोथ नहीं रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। उसी से वो लोग एक टाइम के बाद पीछे हट जाते हैं। और एक बात है कि हम अपना बॉडी को कैसे रिकवर करते हैं, क्या हम्म। चीज यूज करके रिकवर करते हैं, किस तरीके से अपना बॉडी को मेंटेन किए हैं जूनियर और सीनियर के टाइम में, तभी जाके आप एक टॉप सीनियर लेवल या जैसे आफ्टर 30 या 35 कैसे आप उसको वो आपको क्या लेवल में लेके जाएगा, ये पीछे वाला चीज आपको बोलते रहेगा कि ये किया है तो वैसा होगा, वे किया है तो वैसा नहीं होगा। तो आप खुद को कैसे मेंटेन करे हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर किए हैं, सारा कॉम्पिटिशन्स आपने क्या वे में आपने अपने आप को प्रिपेयर किए हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सीनियर एक एज के बाद, या जैसे आप बोले कि 30 एज के बाद और एज आने के बाद कैसे आपको वो चीज मेंटेन करेगा। अगर आप सही तरीके से अपने आप को बनाए हैं तो आगे को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दूंगी मैं, जस्टिन गैटलिन करके एक स्प्रिंटर है, हम्म। वो 39 एज में बोल्ट को बीट किया है। अच्छा। अच्छा। एट द एट द एज ऑफ 39 बोल्ट का वो लास्ट कंपटीशन था उसेन हम्म। बोल्ट का। हम्म। उसने 39 एज में बोल्ट को बीट किया है, तो दैट मीन्स ही मस्ट हैव ट्रेन्ड हिमसेल्फ डेफिनेटली इन अ डिफरेंट वे हम्म। कि उसने इतना दिन तक कंटिन्यू कर पाया। और एक हम्म। एथलीट है शेलियन फ्रेजर प्राइस,
जो कि 36 एज में अभी ओलंपिक्स में बेस्ट टॉप जमैकन एथलीट, एज अ जमैकन एथलीट वो एंटर किए हैं। उसके उसका टोटल ओलंपिक मेडल्स 2008 से 2016 तक, 2020 तक में भी 13 या 15 मेडल्स है उसका ओलंपिक्स में। अच्छा। सो सो दीज एथलीट्स, और आप लेंगे अगर एलिसन फेलिक्स करके एक 400 मीटर रनर है, हम्म। तो वो लोग 36, 35, 38 तक परफॉर्मेंस किए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जब शुरू किया है वो ज्यादा गलत चीजें यूज नहीं करे हैं, हाँ हाँ। अपने आप को बेटर तरीके से कंपटीशन प्रिपेयर किए हैं। प्रिपेयर किया है। तभी वो चीज, तभी वो आप ज्यादा दिन मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपको एक एज के बाद आगे करने के लिए। तो वही वाली बात है कि अगर हमें ज़िंदगी भर एथलीट बनना है, ज़िंदगी भर एथलीट रहना है, तो हमारा जो डे रूटीन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत मैटर करता है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो पानी पीना है? आप थोड़ा सा ठीक है। हल्का सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, फिर देन स्टार्ट करते ठीक है। हैं। मतलब मुझे मजा आ गया आज। बहुत सारी चीज क्लियर हो गई। और जो पता है, जो जो मुझे पता है कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात करते हैं ना, तो हल्का सा नर्वसनेस होता है कि यार कैसा होगा नेचर, कैसा। बहुत बढ़िया नेचर आपका, बहुत बढ़िया नेचर थैंक यू। है। थैंक यू, मुझे भी आपके साथ फ्रेंडली लगा और बहुत ही मतलब मतलब बहुत कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल गया हूँ मैं, लगा। क्योंकि एक एथलीट हम्म। जब मिलता है ना तो मजा आ जाता है। अभी क्या है कि मैं पर्सनल लाइफ के मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी मैं अराउंड 36 की एज से चल रहा हूँ। और किसमें? 36 एज का चल रहा हूँ। और ओके ओके। मैंने शूटिंग जस्ट अभी शुरू किया है। और इसलिए किया है क्योंकि शूटिंग माइंड गेम है। और हाँ जैसे जैसे फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है, तो मैं वुशु नहीं कैरी कर सकता। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। क्योंकि इंजरी। वो पूरा हाँ फिटनेस का कॉम्बैट ट्रेनिंग हाँ, है तो उसमें। इसलिए मैंने सिर्फ पैशन के लिए, और मैं एथलीट वे में रहूं, और मेरे पास एक टारगेट होता है, तो हमारा प्रिपरेशन वैसी होती है। तो इसलिए मैंने शूटिंग शुरू एग्जैक्टली। किया। और मुझे बस इसको अच्छे से करना है, रिलैक्स होके करना है, कोई एफर्ट वो नहीं लगाना, प्रेशर नहीं प्रेशर है। नहीं लगाना। और मतलब मैं जब भी किसी एथलीट को देखता हूँ तो लगता है यार करना है, चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसा रहता हाँ। है। ठीक है। अभी बात करते हैं कि हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, ठीक है, लास्ट, उसमें सबसे बेस्ट एथलीट कौन था, मतलब आपके इवेंट में? मेरे इवेंट में जो 100 मीटर, मेरा 100-200 मीटर मेरा इवेंट है, तो 100 मीटर में इलेन थॉमसन करके एक जमैकन है। हम्म। वो, मैं जब जमैका में थी वो मेरी ट्रेनिंग पार्टनर भी है। अच्छा अच्छा। तो वो ओलंपिक्स में फर्स्ट एथलीट है, फीमेल एथलीट हम्म जिसने 3 मेडल्स गोल्ड मेडल लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में उसका 3 गोल्ड मेडल था। हम्म। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है वो बेस्ट एथलीट थी कॉमनवेल्थ गेम्स और में। अभी पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक्स में, ओके, मैं जहाँ पे ट्रेनिंग करती थी वहाँ पे शरिका जैक्सन करके एक लड़की थी। ठीक है। वो अभी टॉप एथलीट है। ठीक है। और 100 मीटर में और एक लड़की है यूएस की, जिसका नाम है शकारी रिचर्डसन। ठीक है। तो शकारी रिचर्डसन मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो, मैं जितना एथलीट्स को देखी हूँ उसका हम्म। टेक्निक बहुत ही फाइन है, अच्छा है। फाइन है। हाँ सब हाँ। इवन उसके जैसा टेक्निक आज तक मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। हम्म जो फिजिक्स और मैथ्स हम्म मिलता है ना उसका हम्म। टेक्निक में, जो हम लोग करते हैं, जो चीज होनी चाहिए वो चीज वो करती है। मुझे नहीं पता उसको वो चीज का पता है या नहीं पता है। हम्म। जब जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने मेरे जो भी मेंटर है जिससे मैंने सुना है, उसका टेक्निक मुझे बेस्ट लगती है। तो आई विश कि वो दोनों के बीच में अभी क्लैश होने वाला है ओलंपिक्स हम्म। फाइनल में। तो आई विश कि टेक्निक बीट्स द हार्ड वर्क। आपको क्या लगता है इस बार पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, इंडिया एथलीट से, इंडियन एथलीट से? इंडिया। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, अभी आया। जी जी।
एंटायर कंटिनेंट से बोलेंगे तो लास्ट टाइम हमें 7 मेडल्स था। डेफिनेटली उससे ज्यादा मेडल आए, क्योंकि हमारा बिगनिंग अच्छा रहा है। शूटिंग में हमें 2 मेडल मिला है, अभी हिस्ट्री भी क्रिएट हुआ है। एक वो 2 मेडल्स एक ओलंपिक्स में मोना बेकर का है, तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। तो आई विश कि 7 मेडल से ज्यादा मेडल आए। बट इन एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में बहुत ही ज्यादा होप है नीरज चोपड़ा के ऊपर, क्योंकि अच्छा। उसने कंटिन्यूअसली मेडल जीता है। हाँ जी, जैसे नीरज चोपड़ा जी हाँ। के ऊपर हम होप कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर होगा? क्या वो उस प्रेशर को फील कर रहे होंगे? और क्या उनके परफॉर्मेंस पे वो चेंजेस नहीं आएंगे कि हमारा जैसा प्रेशर है? हम इंडियंस तो बैठ के सोच लेते हैं चलो कि हाँ भाई ये एथलीट लाया है तो दोबारा लाएगा, हम्म, और नहीं लाएगा तो उसकी कमी भी निकालने लगते हैं, क्योंकि हमने हम्म, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी, हमने ग्राउंड पे जाके ही नहीं देखा नहीं क्या होता है। देखते। तो क्या लगता है कि वो किस एक एथलीट कितने प्रेशर में होता है इस लेवल पे जब वो करता है? कि जब हम लोग फाइनल्स कंपटीशन में रहते हैं, सबके ऊपर प्रेशर रहता है, सबको नर्वसनेस रहता है। डिपेंड करता है कि उससे मोमेंट में किसने कैसा हैंडल करते हैं और प्रेशर को कैसा मैनेज करते हैं। आई होप कि उसके पास जो उसको हेल्प कर रहे हैं, उसके कोच है या मेंटोर है या साइकोलॉजिस्ट जो भी उनके साथ है, उनको प्रॉपर गाइड कर कर रहे हैं, तभी तभी जाके उसने सब हर एक ऑलमोस्ट एवरी इवेंट में। टॉप लेवल कंपटीशन में उन्होंने बेटर किया है परफॉर्मेंस। तो इस बार भी वैसा ही उनका उम्मीद रहे, उनका जैसे वो प्रिपरेशन उनका वैसा ही रहे और वो वैसे परफॉर्मेंस ला पाए। बट ऑन दैट डे क्या होगा हम कोई नहीं बोल कोई नहीं सकते हैं कि बोल, वो वो तो सिर्फ वही कैसा वही रहेगा। जानते हैं और वो उनकी और परफॉर्मेंस। हाँ हाँ। हाँ, उसी दिन उनका थ्रू कैसे जाएगा, हम्म, वो क्या एंगल रहेगा उनका थ्रो का, कैसा विंड रहेगा, वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। हम बस प्रेयर कर प्रेयर सकते कर हैं सकते और हैं। विश कर सकते हैं कि इंडिया को और एक मेडल नीरज चोपड़ा ने लाए। नीरज चोपड़ा जी काफी हम्बल लगते हैं नेचर वाइज, काफी हाँ। एक 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 एथलीट दिखता है ना, कभी कभी कोई कोई एथलीट एथलीट एटीट्यूड वाला दिखता है, लेकिन उनके अंदर एक काफी ज्यादा एकदम रिलैक्स, हम्बल और मतलब काफी बड़े लगते हैं। ग्राउंड टू अर्थ है, हाँ हाँ बहुत ही हाँ, ग्राउंड टू अर्थ है। ऐसा लगते हैं। अभी हाँ। बात करते हैं कि जो फीमेल बॉडी है वो ट्रैक एंड फील्ड में किस चैलेंजेस को देखते हैं मेंसेस के दौरान भी, और मतलब क्योंकि हमारे मेल टू मेल के अकॉर्डिंग तो फीमेल बॉडी काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करती है वो जब वो ट्रेनिंग पे होती है? सी फीमेल का बॉडी जैसा अलग है, हम्म तो वो लोग आई थिंक कि मूड वाइज और फिजिकली थोड़ा बहुत चैलेंजिंग फेस करते हैं। वो डिपेंड करता है ईच बॉडी की। मेरा बॉडी जैसा है, मेरी जो कॉम्पिटिटर है या मेरा जो फ्रेंड है, उनका बॉडी वैसा नहीं रहता है। वो लोग अपने अपने लेवल में सबका अलग अलग फीलिंग और सबका अलग अलग बॉडी टाइप रहता है, इंडिविजुअली बॉडी टाइप अलग रहता है। तो काफी एथलीट्स कोई कोई दिन में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, काफी एथलीट्स नहीं कर पाते हैं। तो मेन चीज है कि हम लोग कैसा फूड हैबिट रखते हैं, खाने का जो हैबिट रहता है। सारे एथलीट फीमेल हो या मेल हो, जैसा हमारा फूड हैबिट रहता है वो अपना बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है ट्रेनिंग और कंपटीशन के टाइम। और हम लोग कैसा रिकवरी करते हैं सोने के टाइम, पीने के टाइम, जब पानी पीते हैं हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। कभी कभी उन पानी पीना एक बहुत ही अच्छा रिकवरी होता है। और सोना फर्स्ट रिकवरी होता है। एक ट्रेनिंग के बाद सोना, पानी पीना और खाना, ये तीनों रिकवरी। आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, कोई भी मेडिसिन वो ले लो, पूरा नहीं कोई कर भी सकता। ड्रग्स ड्रग्स ले लो, वो पूरा नहीं कर सकता है। अगर आप ये 3 चीज मेंटेन करते हैं, सारी चीज को आप ब्रेक करके आगे निकल निकल जाओगे। सकते हैं। तो वो चीज मायने रखते हैं। फीमेल एथलीट आप जैसे बोले थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट आपको साइकोलॉजिकली आप कैसे उसको मेंटेन करते हैं, आप उस टाइम में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कितना स्ट्रांग हो आप, वो आप दिखेगा। अगर आप उतना स्ट्रांग हो तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में फिर सारे फीमेल एथलीट के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कोई तो फीमेल जाके मेल के साथ फाइट नहीं करता है। तो सबके लिए सेम है, सबके लिए वो प्लेटफॉर्म सेम है। तो एक डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं।
एक फीमेल एथलीट जब मेंसेस पीरियड में होते हैं, वीक में होते हैं, तो क्या किस टाइप की ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं, उस समय ट्रेनिंग किस टाइप की होती है? मेरे साथ मैं क्या करती हूँ कि हम्म। मैं उस टाइम में कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी ट्रेनिंग है सेम वे में कंटिन्यू करूंगी विद अच्छा। गॉड्स ग्रेस की। वो जो पेन होता है, वो जो डिफिकल्टीज होता है, मेरा फूड हैबिट के वजह से मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारा स्टडीज किया है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा बॉडी को आप अगर अच्छा ट्रीट करोगे, हम्म। तब वो चीज उतना आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है। तो मैंने वो फॉलो किया है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम में कैसे भी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगी, तभी जाके कंपटीशन में अगर वो सिचुएशन आता है तो मुझे पैनिक नहीं होगा, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। वो चीज़ अनलेस अंटिल कि वो बहुत ही पेनफुल या बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया, तभी जाके मैं ट्रेनिंग मिस करती हूँ। अदरवाइज आई ट्राई कि मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करूँ, और मैं हम्म। कंपटीशन के टाइम में डिफिकल्टीज फेस ना करूँ। आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फीमेल कोच के साथ होते हो, मेल कोच के साथ होते हो, मतलब? ऐसा नहीं है फीमेल कोच या मेल कोच, कोच का पार्ट अलग ही होता है। हम्म। कोच अगर आप जिसको कोच मानते हैं तो जी। हम उनको मोस्टली इंडिया में हम उनको एक अलग सा दर्जा देते हैं कि हम उनको गुरु। रेस्पेक्ट करते हाँ। हैं, अलग गुरु जैसा मानते हम्म। हैं या तो फादर जैसा मानते हैं। हम्म। मेरे जो दो भी कोच इंडियन है, वो मेरे फादर जैसे ही रहे हम्म। हैं, और मुझे हमेशा सही गाइड किए हैं और सही चीज दिखाए हैं, और कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि ये कुछ नेगेटिविटी मुझे कभी फेस करना नहीं पड़ा है। बट आई नो कि बहुत सारे एथलीट थे जो फिजिकली अब्यूज होते हैं, मेंटली अब्यूज होते हैं। तो वो अगर वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना, वो कभी कोच नहीं हो सकता है। हम्म। हम्म। तुरंत उनको छोड़ के दूसरे जगह जाना चाहिए। हम्म। कभी भी आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी से आपको मिल रही ये है, हाँ। मिलती है, आप स्पोर्ट्स छोड़ सकते हैं, कोई मत प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मे बी आप क्रेजी रहेंगे स्पोर्ट्स के लिए, अगर चाहे तो आप जगह चेंज कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप कोच चेंज कर सकते हैं, बट दैट पर्सन कैन नेवर मेक यू ए बेटर एथलीट, अगर हम मेरे बहुत अच्छे हिसाब लेवल से। पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे एथलीट हैं, लेकिन उस कंडीशन में हमारा कोई खास, हमारा कोई टीम या जो हमारी टेक केयर कर रहा है, और वो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, तो एज ए एथलीट आप क्या एक्शन लोगे अ, उस कंडीशन में? मतलब आपका माइंड क्या बोल रहा होगा? कि ऐसा कभी अगर होता है तो मेरे पास, मैं अगर उनको सब फर्स्ट मेरा मेंटर सोचती हूँ, तो मैं मेरा सेकंड मेंटर किसी और को तो सोचती होंगी ना, मेरे लिए ये बेहतर इंसान है मेरे जी। लाइफ में, तो मैं उनसे सलाह लेने शेयर के लिए करोगे, कोशिश हाँ। करूंगी। हाँ, अगर वो मेरे लिए फर्स्ट मेंटर नहीं है तो जो भी मेरा फर्स्ट मेंटर है उनसे मैं सलाह लेने के लिए कोशिश करूंगी। हाँ, उनसे ही मैं सलाह लूंगी और उनके हिसाब से और करूंगी, और खुद का दिमाग भी थोड़ा लगाऊंगी कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर कोई एथलीट ऐसा नहीं बनता है कि सब कोई फाइट कर सकते हैं। कोई जज्बात में फाइट करते हैं तो उनको फिर मुश्किल हो जाते हैं, हाँ, हाँ। कोई अगर फाइट नहीं कर पाते हैं तो वो चुप रह जाते हैं। तो सबके बस की बात नहीं होती है हर जगह फाइट करने के लिए। कोशिश रहे कि फाइट करने के वैसा सिचुएशन में फाइट करें, कोशिश रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए उस सिचुएशन में फाइट करने के लिए। जैसे, आपके खुद के भलाई के लिए लड़ना हाँ, जरूरी होता है। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस गेम में, अपनी लाइफ, खास करके लाइफ में इतना अच्छा है, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं हल्का सा, कि मान लीजिए कि आपके कोई कोच, मतलब कोई कोच है किसी एक्स के, किसी फीमेल के एथलीट के, और अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, अब कोच ही उनको ट्रेनिंग देगा और कोई नहीं देगा, क्योंकि वो ऑफिशियल कोच है। लेकिन किसी कारण से कोच के साथ ट्रेनिंग खराब हो गई, किसी भी कारण से खराब हो गई, सिर्फ मतलब अ, उसके बेस पे नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल को वो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे वो लड़ाई हो गई कुछ भी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोच, ट्रेनिंग खराब होने की वजह से कोच ध्यान नहीं दे रहा है, और एक एथलीट भी कहीं और नहीं कर पा रहा है चीज़ें, क्योंकि वो ऑफिशियल कोच है, वही उसको लेके जाएगा, वही उसको करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, क्योंकि वो गेम भी बहुत ज़रूरी है, वो कोच भी उस समय ज़रूरी है, अब कंडीशन भी साइकोलॉजिकल बेकार हो गई। जी,
उस सिचुएशन में फर्स्ट थिंग है कि पेशेंस का ज़रूरी है। हम्म। अगर आपके अंदर पेशेंस है जी। अग और आप सोचते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर आप एक टैलेंटेड एथलीट है इसीलिए परफॉर्मेंस आया है, तो आप एक परफॉर्मर हो और आगे को आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि आप बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको कैरियर जैसा चूज़ कर रहे हैं। हम्म। तो उस समय में पेशेंस ही बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन का एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। जब 2013 में मैं इंडिया में 5th 6th प्लेस में चल रही थी 100 मीटर में। जो फर्स्ट और सेकंड एथलीट थे उनके कोच के पास जाके ट्रेनिंग करने के लिए मैंने चूज़ किया था। तो मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करने के लिए गई। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ, वो कोच मुझे खुद बुलाए और मैं उनके अंडर ट्रेनिंग करने के लिए गई। वहाँ पे 3 एथलीट और हैं जो मेरे से बेहतर थे। लेकिन कोच सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एथलीट को पूरा टाइम देते थे, हम्म। सेकंड और थर्ड एथलीट को टाइम नहीं देते थे। हम्म। तो मैं एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग में मैं डिसअपॉइंट होती थी और मुझे होप नहीं दिखता था और मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पे, बट बिकॉज वो अच्छे कोच है तो मैं उनके पास थी और मेरा सिचुएशन वैसा था कि मेरा ट्रेनिंग अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे हाँ। कोई नहीं देख रहा है, वो एक इन्फीरियर फील होता था। तो मेरे जो फ्रेंड है, जो मेरे सबसे करीब दोस्त है, जो मुझे गाइड करते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, मैं सोचती हूँ, तो मैं उनके साथ बात करती थी। तो उन्होंने मुझे हमेशा बोले कि तुम्हारा काम उधर क्या है, कोच तो ट्रेनिंग देते हैं बट तुम्हें पता है कि ट्रेनिंग क्या करना है। अगर हम्म। आज का 10 रेपिटेशन लगाना है तो कोच बोलते हैं ना, वो तो नहीं छुपाते हैं कि 10 हम्म। रेपिटेशन के जगह तुम्हें 8 बोलते हैं, उनको 10 बोलते हैं। हम्म। तो तुम 10 करो और 10 में 100% एफर्ट दो। तो हम्म। 2013 सीजन गया, 2014 सीजन गया, 2015 सीजन में जो दो फर्स्ट और सेकंड एथलीट थे वो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं रह गई। और हम्म। मेरे ऊपर कोच का इतना अटेंशन आया कि वो लोग बोले कि अगर मुझे ट्रेनिंग देंगे तो वो लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे। क्योंकि जो कोच को चाहिए था वो आप दे रहे थे। मेरे हाँ हाँ। वो तो समझ गया। उनको इंफीरियर लगा कि अगर मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करूंगी तो वो लोग को मैं बीट करके मैं आगे निकल जाऊंगी, वो लोग हाँ। पीछे रह जाएंगे। तो 2 ईयर 2.5 ईयर मैंने सिर्फ मेरे ट्रेनिंग किया बिना कुछ गाइडेंस का, बिना कुछ एवरीडे डिसअपॉइंटमेंट के साथ। तो उस टाइम में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और 2015 सीजन के बाद 2016 में मैं ओलंपिक्स गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो 2 एथलीट भी ओलंपिक्स मेरे साथ जा सकते थे अगर वो हम्म। स्पोर्ट्स नहीं छोड़ते थे। हम्म। हम्म। तो आपको साइकोलॉजिकली मेंटली मतलब उतना स्ट्रांग वही है होना कि हमें चाहिए। कैरेक्टर के हिसाब से काम करना चाहिए कि अगर एथलीट का कैरेक्टर परफॉर्मेंस देना है तो वो उसी पे ध्यान दे। उसी पे ध्यान हाँ देना है, हाँ कौन हाँ। देख रहा है, क्या देख रहा है, सिचुएशन क्या है, अब हम्म। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और वो मेरे फ्रेंड है फिर भी मेरे साथ वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि वो कोच को खुद बोले कि अगर आप श्रावणी को ट्रेनिंग करवाएंगे तो हम आपके पास ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हम्म। तो कोच ने बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो साई के कोच थे, वो सबको हाँ ट्रेनिंग हाँ कराएंगे, हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी हम्म। एक को करवाएंगे दूसरों को नहीं करवाएंगे। तो ठीक है। उस टाइम में पेशेंस होना बहुत जरूरी है वो सिचुएशन में। एक लास्ट क्वेश्चन की, जितने बिगनर एथलीट हैं और जो अभी खेलने गए हैं, उन दोनों के लिए कोई एक राय, कोई एक ऐसी चीज़ जो उनकी लाइफ में सपोर्ट करेगी, ना कि सिर्फ गेम में, कोई भी चीज़ जो आपने अपने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ से। जो बिगनर्स है वो लोग को मैं बोलूंगी कि वो कभी किसी को फॉलो ना करे ब्लाइंडली। हम्म। और खुद का टिप्स खुद ढूंढे। मेरे लिए मेरा टिप्स अलग है। हम्म। मेरे मेरे जो कॉम्पिटिटर है, जो मेरे साथ फर्स्ट और सेकंड आते हैं, मैं फर्स्ट आई तो सेकंड, या तो मैं सेकंड आई तो जो फर्स्ट आते हैं, उनके लिए उनका टिप्स अलग है। वो कुछ कुछ अलग लेवल पे काम करते हैं, मैं कुछ अलग लेवल, मेरा सोच, मेरा करने का तरीका अलग है। तो मैं अगर उनको फॉलो करूंगी तो मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं आ पाएगा। तो हम्म। हर कोई अपना खुद का टिप्स खुद निकाले कि मुझे क्या सही लगता, मेरे लिए क्या सही है। मैं किसी और को फॉलो करके वैसा नहीं करूंगी। मुझे पहुंचने के लिए एक जगह पे मेरे लिए क्या बेस्ट है वो खुद से देखना निकाले है, तो खुद से देखना है। वो बेहतर रहेगा। और जो अभी खेलने के लिए गए हैं तो वो लोग अपने आप में एक चैंपियन है। हाँ हाँ। और वो लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ मालूम है उनको, बहुत एजुकेटेड है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में।
और अगर जीतते हैं तो उसका खुशी मनाएं, और हारते हैं तो उसका भी खुशी मना के हम्म। एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़े लाइफ में। क्योंकि वहां पे पहुंचना भी एक अचीवमेंट है। वहां पे पहुंचना एक अचीवमेंट है। हम्म। चलिए, आज बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मजा आ गया मुझे तो थैंक यू, बात मुझे भी अच्छा लगा। करके। और आपका क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आप पूछ जी रहे थे कि किसी को अगर कुछ नॉलेज का जरूरी है तो क्वेश्चन ही मेन पार्ट होती है कि हाँ जी कैसे आप पूछते हैं, क्या हाँ जी पूछते हैं। जी। दरअसल क्या है कि मैम, हम ना क्वेश्चन करते ही नहीं है, और ये ज़रूरी है। हमें करना ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें और जो बाहर के एथलीट हैं, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है। सिर्फ आपने जैसे कहा ना, थिंकिंग का फ़र्क, सच में इसका ही फ़र्क है कि वो शायद क्वेश्चन कर 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 आगे बढ़ गए हैं, और हम नहीं करके चीज़ों को वहीं बंद कर रहे हैं। जितना हम करेंगे, हम सही गलत में फैसला ले पाएंगे। हम पे ऑप्शन ही नहीं होगा तो सही तो हम्म। सही, गलत तो सही लगेगा। तो ऐसा है। हमारा एक्सपोजर एक्सपोजर हम्म सही होना जरूरी है कि हम्म। कैसा एक्सपोजर है हमारा। चलिए, मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। आपका कभी भी गेम होगा नमस्ते, तो थैंक यू। मैं वहाँ पे, वर्चुअली नहीं लेकिन मैं वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा, और आपको फॉलो थैंक यू, करूंगा। थैंक यू, ठीक है। आपको थैंक आपका यू। इवेंट, क्योंकि एक एथलीट, चाहे वो कोई भी एथलीट हो, लेकिन मेरे लिए पता नहीं बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है। क्योंकि एथलीट थैंक यू, साइकोलॉजिकल, थैंक यू। फाइनेंशियल, रिलेशन, सब कुछ तरीके से डील कर रहा होता है अपनी लाइफ में, हर तरीके से। सिर्फ ऐसा हाँ, नहीं है हाँ, कि वो मैनेज करता मैनेज है। कर रहा होता है। तो लाइक हम्म। खेल तो बहुत कुछ सिखाता है। जैसे आपने कहा कि हाँ। जैसे आपने कहा कि ना, पेशेंस को डेवलप करना, ये भी बहुत टफ है। लेकिन एक एथलीट सीखता है कि ताकत होते सोते भी वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो लड़ नहीं रहा है। हाँ, वो हाँ। ठीक है, ओके, मैं दिखाऊंगा, टाइम आने पे दिखाऊंगा। तो ऐसा रहता है। तो हाँ। ये सब कुछ सिखाता है। और मुझे लगता है कि हर हर बच्चे को स्पोर्ट्स करना जरूरी है। चाहे वो कुछ भी करे, करना जरूरी है, और रहना जरूरी है स्पोर्ट्स में। लोग लोग हम्म। करियर बेस पे देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स हमारी फिजिकल जेनेटिक्स के लिए भी अच्छा है, डीएनए के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2002 से पहले और उसके बाद थोड़े दिन बाद भी चश्मे कम, जो लोगों की आईसाइट वीक कम होती थी। अब हाँ, हाँ, हाँ। छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों को। उनको थायराइड प्रॉब्लम हो रही है, उनको आईसाइट वीक हो रही है। मतलब किस वे में जा रही है हमारी इंडिया, है ना। और हम्म। खाने की तो बात ही दूर है। जो वेस्ट जो हाँ। ये मोमोज और बर्गर और ये, मतलब हमने, आपको सही बताऊं, मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा पार्टी वाला सीन होता है ना, उसमें क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, कि मम्मी की आलू टमाटर की सब्जी मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, और हलवा मिलता। मैं खुद से बनाता हूँ, खुद से खाता हूँ, कई सालों से अकेला ही करता हूँ। तो क्या है कि मेरे लिए वो पकवान है, वो सब पार्टी है। लेकिन जब मैं आज के बच्चों को हाँ। देखता हूँ ना, कि वो बाहर जाके बस वही मोमोज बर्गर ये सब चले, तो वो गलत कर रहे हैं। उनका एक एक एक्शन गलत हो रहा है। सारे सारे बच्चों को न्यूट्रिशन में एजुकेशन होना हाँ, जरूरी है, जरूरी ताकि है। उनको साइकोलॉजिकली वो लोग सोचेंगे कि अरे इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है। वो न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या खाने से उसका इफेक्ट क्या है, उसका हाँ पॉजिटिव इफेक्ट क्या हाँ है, नेगेटिव हाँ। इफेक्ट क्या है। अगर उनको हम्म, समझ उनको पता रहेगा तो वो खाने से पहले उनका दिमाग में चलेगा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है, तो मैं ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो अपने हाँ। आप साइकोलॉजिकली रुक जाएंगे। वो चीज नहीं होता है, तो वो लोग को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे इसमें हैं। इसमें लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ऐड करूंगा कि जैसे कि हम अच्छे एथलीट बन जाते हैं, बहुत अच्छे एथलीट बन जाते हैं, हमें प्रमोशन आने लग जाते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप आने लग जाती है। लेकिन हमारे पास एक जैसे चॉइस होती है ना, कि यार मैं कोका कोला का ऐड करूं ना करूं, इसका ऐड करूं ना करूं, तो क्या उस वे में आपका क्या जाता है कि क्या आप करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं तो थोड़ा इसमें नेगेटिव भी हूँ। जो हाँ, चीज मुझे पता है दूसरों के लिए गलत है, गलत तो है। मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज मैं भी ना हम्म ये उसको प्रमोट करो। क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक एथलीट है जो स्प्रिंटर है, गुरविंदर सिंह करके, हाँ हरियाणा से। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने उसने मुझे पूछा कि दीदी आप स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद क्या करोगे, एक सप्लीमेंट का शॉप लगा लो। मैं बोली कभी नहीं। मैं बोली चाहे मुझे उससे बिजनेस अच्छा मिले या ना मिले, बट दैट इज नॉट राइट वे, और दैट इज नॉट माय एथिक्स कि मैं उस रास्ता पे चलूं जिस रास्ता पे हम्म मैं खुद नहीं चली हूँ, उस रास्ता में हम्म। क्यों दूसरों को धकेलूं।
तो वो मैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो जिन्होंने बहुत पैसा मिलने के बाद भी वो ऐसा सब प्रमोट नहीं करते हैं। जी जी वो जी। हमें पता चलता नहीं चलता है, बट वो लोग नहीं करते हैं। कोई कोई है पैसा के लिए करते हैं, बट करते दैट हैं। इज देयर एथिक्स, देयर वे ऑफ थिंकिंग। मे बी इट्स राइट, मे बी इट्स नॉट राइट। आई कैन नॉट से कि जजमेंटल नहीं हो सकती हूँ कि उसके ऊपर बोलने के लिए, बट मेरे हिसाब से मैं वैसा नहीं करने के लिए चाहूंगी। चलिए, वैसे मेरे पास क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम मिलते रहेंगे, हम आपके इवेंट श्योर, को फॉलो करते रहेंगे, और श्योर, बहुत सारी चीज़ सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। थैंक यू, ठीक थैंक यू। है आप ऐसे ऐसे आप पॉडकास्ट करते रहिए, और आपका पॉडकास्ट बहुत ही मैम। फेमस और बहुत ही अब ऑलरेडी फेमस है। जी मैंने आपने जब भेजा था जी। मुझे, मैंने देखी, मुझे अच्छा लगा। और अच्छा तरक्की करे, मेरा और मोटिव आप है मैम, ऐसा बहुत सारे। दरअसल मैं नोएडा इंडोर स्टेडियम में हूँ एज ए काउंसलर हूँ। तो मेरा मोटिव ये है कि एक एथलीट ना हर वे में स्मार्ट वर्क करे। वो समझे कि उसको फाइनेंशियल कंडीशन भी फेस करनी पड़ेगी, उसको रिलेशनशिप भी फेस करना पड़ेगा, उसको हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी, और हम कहीं से भी अगर डाउन होते हैं ना, तो हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम्म। अगर आप एक एथलीट हो, तो आपको ना अपने जो फाइनेंशियल सोर्सेज को भी डेवलप करते रहना चाहिए साथ के साथ। तो उसके राइट। बेस पे मैं लोगों को काउंसलिंग देता हूँ, समझाता हूँ कि देखो, न्यूट्रिशन के बेस पे या फिर अपनी अर्निंग सोर्स के बेस पे बहुत सारे तरीके हैं। आपको डिस्कवर करना है, आपको वेल क्वेश्चन करना है, आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या हो सकता है। और जितना ज़्यादा हाँ, हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज सामने आएंगे। तो क्योंकि शुरुआत में हमें बोला जाता है कि अगर, मतलब हमें बोला नहीं जाता है, हमें ऐसा समझ बैठ गई है अंदर हाँ कि अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। हाँ तो हाँ। आप जो बातें बोले डिस्कवर करने की जी। चीजें, वो सब पढ़ाई, कहीं ना कहीं वो सब हाँ पढ़ाई के अंदर आ जाती है। हाँ तो हाँ। बच्चे वो सब क्या सोचते हैं कि अगर एक कर रहे हैं तो वो शायद नहीं होगा, ऐसा बल्कि इसमें तो नहीं है। वो ज़्यादा भी पढ़ाई करनी ज्यादा है। करनी है। जितना। वो एक गलत हाँ। चीजें बैठ गया है अंदर कि अब जितने भी एथलीट देखेंगे, जितना भी जी। स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे, उनका फिजिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा लो रहेगा दूसरों से। बट एथलीट ऐसा भी है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, बट वो लोग एमबीबीएस डॉक्टर है। मेरे फ्रेंड हम्म है बैंगलोर से, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करती है, और हम्म वो इंटरनेशनल एथलीट है। तो वो उनका हम्म। सोच है, वो उतना स्ट्रांग है तभी जाके हाँ, वो कर पाए हैं। ये कोई कहीं बॉर्डर लाइन नहीं देती है कि अगर आप एथलीट हो तो ये नहीं है, बल्कि वो बहुत कुछ नहीं है कर सकते, करने के लिए। कर हम सकते डिपेंड हैं। करता है हम 24 आवर को कैसे कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए, चलिए ठीक नमस्कार है। आपको।